तो पिछली क्लास में हमने बात करी थी एटॉमिक मास के बारे में और मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मोलर मास देखा था, मोलर मास से रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस क्या आते हैं, मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। मोलर मास की हमने यूनिट देखी थी, मोलर मास की यूनिट क्या थी हमारी, ग्राम पर मोल। देखो ये बात आ गई थी, तो ये चीज़ हमने कर ली थी। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, उन क्वेश्चंस को हमने अच्छे से समझ लिया था। लास्ट में हमने देखा था कि अगर मास को यूनिट पार्टिकल में या यूनिट पार्टिकल को मास में बदलना हो तो मोल्स के थ्रू जाना पड़ता है, पहले स्टेप बाय स्टेप, पहले मास से मोल, फिर मोल से एटम या यूनिट पार्टिकल, और ऐसे ही यूनिट पार्टिकल से पहले मोल निकालो फिर मास निकालो, क्योंकि हमें इन दोनों में रिलेशन पता है और इन दोनों में रिलेशन पता है। मोल्स का रिलेशन हमें दोनों से पता है, तो इसलिए मोल्स एक कॉमन लिंक है, तो मोल्स के थ्रू जाएंगे। चैप्टर का नाम ही मोल कंसेप्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस क्या होता है, सबसे पहले तो कि जो द गैस विच ओबेज द फॉलोइंग इक्वेशन, और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। सबने सुनी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम में आने वाली, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, इवन फिजिक्स में भी कई जगह काम आती है। तो कौन सी इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इवन सब कुछ जगह बायोलॉजी में भी काम आती है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे पहली बात तो आइडियल गैस कौन सी गैस हुई, पहले तो कि जब तक आपको बोला ना जाए कि गैस कैसी है, ठीक है, आइडियल गैस के अलावा भी दूसरी गैस होती है जो कि पढ़ा जाता है किस चैप्टर में, गैसियस स्टेट चैप्टर में, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है गैसियस स्टेट। ठीक है, उसमें पढ़ा जाता है कि आइडियल गैस के अलावा कौन सी गैस है। तो जब तक नहीं बोला जाता कि कोई गैस दूसरी का नाम नहीं लिया जाता, तब तक आपको यही मानना है कि आइडियल गैस है। या तो वो क्वेश्चन में दे देगा कि इट इज एन आइडियल गैस, अगर नहीं भी दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या मानना है कि वो आइडियल गैस है। ठीक है, और क्या इक्वेशन को फॉलो करती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, यहाँ पे अब देखो कि सब चीज है क्या, तो पी है प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। अच्छा, और यही वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर हम किसी गैस को एक कंटेनर में रखें, बर्तन में रखें, गैस को ओपन में तो रख नहीं सकते, और गैस को अगर किसी कंटेनर में रखेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि गैस मतलब एक कंटेनर में कोने में दुबक के बैठ जाएगी, गैस तो पूरे कंटेनर में ही, पूरा कंटेनर के वॉल्यूम में ऑक्यूपाई कर जाती है। ठीक है, मान लो आप 1 मोल CO2 को आप एक ग्लास में रखो और ढक्कन बंद कर दो, और चाहे एक टब में रखो और ऊपर से कवर कर दो जिससे एस्केप ना करे, तो जगह कितनी ऑक्यूपाई कर लेगी, एक ग्लास में डालोगे तो एक ग्लास के बराबर ऑक्यूपाई कर लेगी, एक टब में डालोगे तो टब के बराबर ऑक्यूपाई कर लेगी। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज सिंपली द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, एन क्या है, सिंपली मोल्स ऑफ द गैस है, टी टेम्परेचर ऑफ द गैस है, और आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल मतलब ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज ना हो टेम्परेचर, प्रेशर और अन्य चीजों के अलावा, अन्य चीजों से अफेक्ट ना हो, यूनिवर्सली उसकी वैल्यू फिक्स्ड रहे। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम। ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिट सिस्टम के लिए उसकी वैल्यू फिक्स होगी, डिपेंड नहीं करेगी किसी भी अदर फैक्टर पे, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको प्रेशर जो लेना है वो लेना है एटीएम में। एटीएम इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आपको इस चैप्टर में जो प्रेशर लेना है वो कौन सी यूनिट में लेना है, एटीएम में लेना है। और भी यूनिट में ले सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर के लिए आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि एटीएम में ही लेना है। वॉल्यूम किस में लोगे आप, लीटर में लोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स में इसकी बहुत गलतियां होती हैं, तो ये यूनिट ध्यान रखना कि किस में लेना है। ठीक है, और मोल्स किस में लेने हैं, मोल्स की तो एक यूनिट मिलेगी आपको सब जगह, मोल ही, क्योंकि मोल इज एन एसआई यूनिट, यही मिलेगी। ठीक है, टेम्परेचर पूरी केमिस्ट्री में केल्विन में ही लेना होता है सब जगह। ठीक है, आर, आर की क्या वैल्यू आएगी, 0.0821 आएगी। आर की यूनिट देखें तो क्या आएगी, अगर प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, एन क्या है मोल, और टी क्या है केल्विन, तो आर की यूनिट क्या आ गई, एटीएम, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, तो एटीएम या लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, तो लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, और वैल्यू क्या 0.0821, ये आपको रात को 2 बजे भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, यूनिट के साथ याद होनी चाहिए कि जब प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, और मोल मोल तो हमारे मोल में ही है, और टेम्परेचर केल्विन में है, तब है आर की वैल्यू 0.0821। तो
ये सब किस में लेने हैं आपको, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। कई जगह आप इसको क्या ऐसे भी पढ़ोगे कि इसको अप्रोक्सीमेटली 1/12 लिख सकते हैं इसी यूनिट में, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। लेकिन आप अप्रोक्सीमेशन अगर ऑप्शन वाइज क्वेश्चन हो जैसे कि नीट वगैरह में है तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो जेई मेंस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जैसे कि उसमें राउंड ऑफ करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, तब आप ये यूज ना करना तो बेटर है, ठीक है। वैसे 1/12 मतलब ठीक है, लेकिन क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो नहीं करोगे, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं तो आप स्मार्टली इसका यूज कर सकते हो, पर रिकमेंडेड बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है, मतलब आपका थोड़ी स्मार्ट वर्क की आपको रिक्वायरमेंट है इसके लिए, ठीक है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी हो गया, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम ऑफ गैस, एन मोल्स, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, टेम्परेचर लेंगे केल्विन में, एन लेंगे, एन तो मोल्स ही है, वी वॉल्यूम जो है लीटर में लेंगे, प्रेशर एटीएम में लेंगे, और आर की वैल्यू क्या होगी 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हमें प्रेशर अलग अलग यूनिट्स में दिया हो तो हम उसको कैसे एटीएम में कन्वर्ट करें, वॉल्यूम अलग अलग यूनिट्स में हुआ तो कैसे लीटर में कन्वर्ट करें, मोल तो हमेशा मोल में ही देंगे, टेम्परेचर अगर किसी अलग यूनिट में हो तो उसे कैसे केल्विन में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो प्रेशर को अगर कन्वर्ट करना है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक एटीएम में कितने 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कह देते हैं पास्कल, इसे डिनोट करते हैं पीए से, ठीक है। पीए इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर, तो एटीएम भी यूनिट ऑफ प्रेशर है, ठीक है। तो 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और बार में करेंगे तो 1.01325 बार, ठीक है। 760 टॉर के बराबर होता है, 760 mm ऑफ एच और 76 सेंटीमीटर ऑफ एच क्या है मरकरी, ठीक है। अब इसका असली मतलब क्या है ये तो हम फिजिक्स और गैसीय स्टेट वगैरह में देखेंगे, लेकिन आपको ये वैल्यू यूनिट कन्वर्जन आपको ध्यान होने चाहिए, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वॉल्यूम का देखते हैं, तो 1 लीटर, तो अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, इन सब यूनिट में से किसी में दिया हुआ है और आपको उसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। आप इसमें देखो एक याद कर लो, अगर एक याद कर लिया आपको कि 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, तो और इसके बाद हम बाकी निकाल सकते हैं डेसीमीटर, तो मीटर अगर आपने कर लिया 1 लीटर में होगा 10⁻³ मीटर क्यूब, तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने हैं 10 डेसीमीटर है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो डेसीमीटर क्यूब में है तो क्या होगा 10⁻³ तो मीटर क्यूब था। अब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर तो मीटर क्यूब में कितने 10⁻3, यही तो आ जाएगा 10⁻3। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर तो मीटर क्यूब में 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार क्यूब करना है ना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10⁻³ 10⁻+3 10⁻0 यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब एक ही बात है। तो डेसीमीटर क्यूब में लिखा हो या लीटर में लिखा हो न्यूमेरिकली बात एक ही है। ऐसे ही अगर अब हमें कन्वर्ट करना है इसमें सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर क्यूब में कितने 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी कि 10⁻6, तो कितना हो गया 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 1 लीटर में 1000 सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, बात एक ही है अलग अलग तरीके हैं। सेंटीमीटर क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं सीएम क्यूब, या फिर सीसी लिख सकते हैं जो है क्यूबिक सेंटीमीटर, बात दोनों की एक ही है। और हमें पता है कि 1 लीटर में कितने होते हैं एमएल 1000 ml होते हैं, तो चाहे एमएल लिखा हो चाहे सीसी लिखा हो चाहे सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो, आपकी वैल्यू वाइज एक ही बात है लीटर के लिए, ठीक है। तो 1 लीटर में 1000 ही एमएल होते हैं, 1000 ही क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं और 1000 ही सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। और 1 लीटर में एक ही डेसीमीटर क्यूब है और 10⁻³ मीटर क्यूब है, तो ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। पीवी इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम डालना है लीटर में और प्रेशर डालना है एटीएम में, कन्वर्जन आने चाहिए। प्रेशर का हो गया, वॉल्यूम का हो गया, मोल्स हमेशा मोल्स में ही होगा, आर तो कांस्टेंट है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन लेना है। टेम्परेचर आपको हमेशा देखो केल्विन में ही लेना है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, और हमेशा आपको सेंटीग्रेड में दिया होगा सेल्सियस में दिया होगा, तो उसको 273.15 ऐड कर दो उसमें सेल्सियस में, तो आपका केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। फ़ारेनहाइट वगैरह बाकी
फिजिकल केमिस्ट्री में आपको नहीं मिलेंगे, हालांकि आप कन्वर्जन उनका भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा। तो हम यही पढ़ते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं दिया है तो 273.15 ऐड कर दो, जनरली 273 ऐड कर देते हैं हम, 273.15 तो एग्जैक्ट होता है, लेकिन न्यूमेरिकल वाइज हम 273 ऐड कर देते हैं तो हमारा केल्विन में टेम्परेचर आ जाता है। फॉर एग्जांपल 27 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको 273 ऐड करके कितना 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि एक अदर फॉर्म पढ़ते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी की। हमें पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, और हमें क्या पता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रेशर पीवी तो है ही हमारा, एन मोल्स को क्या लिख सकते हैं हम, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हैं, इनटू आरटी, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या, मोलर मास को इधर ले जाएं तो पीएम हो गया, और इधर क्या गया, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। अब यहाँ पे सब्सटेंस क्या है, तो सब्सटेंस गैस ही तो है, तो मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, इनटू आरटी, और मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो गया, डेंसिटी, तो ये क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ गैस, तो पीएम इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ गैस इनटू आर इनटू टी, ठीक है। तो पीएम इक्वल टू डी आर टी इज अनदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे फिर से P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, वही R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। T क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में लेना है। अच्छा, अब यहाँ मोलर मास है, M मोलर मास जो कि ग्राम पर मोल में होता है, ठीक है। D क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ द गैस किस में होगी, देखो कैसे आया था, मास अपॉन वॉल्यूम से, मास किस में था, ग्राम में था, वॉल्यूम किस में था, लीटर में था, तो यहाँ डेंसिटी किस में लेनी है, ग्राम पर लीटर में लेनी है। तो मोलर मास m हो गया मोलर मास जो कि ग्राम पर मोल में, d हो गया डेंसिटी ऑफ गैस जो कि ग्राम पर लीटर में, क्योंकि मास ग्राम में लेना था और वॉल्यूम लीटर में लेना था, तो pm इक्वल टू डी आर टी। ये इक्वेशन भी हमको ध्यान रखनी है। दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। एक थर्ड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन भी होती है जो कि हम पढ़ेंगे गैसीय स्टेट चैप्टर में, ठीक है। तो अभी हमें दो ही ध्यान रखनी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीएम इक्वल टू डीआरटी, आर की वैल्यू ध्यान रखनी है, बाकी सबकी यूनिट ध्यान रखनी है, यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए, और ये अदर इक्वेशन हमें पीएम इक्वल टू डीआरटी पता होनी चाहिए, ठीक है। इतना अगर हमें पता है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ आर और टी की वैल्यूज, आर टी की वैल्यूज याद कर लें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि क्या, अगर मान लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब अगर मान लो कि हमारे पास है टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास आर टी की क्या वैल्यू होगी, आर टी क्या होगा 0.0821, यही करते हैं, इंटू टेम्परेचर कितना कैलविन में लेना है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देंगे, ठीक है, 273 ऐड कर देंगे तो 0 + 273 273 होगी, यही होगा आर टी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कई बार मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ कॉमन टेम्परेचर पे हमें याद कर लेना चाहिए आर टी का, जो कि इस केस में आता है 22.4। अगर ऐसी मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैलविन में कन्वर्ट करो, 273 ऐड करो तो कितना हो गया 298 कैलविन, तो 298 कैलविन, तो क्या करना है हमें, बेसिकली 0.0821 इंटू 298 करना है, जो कि कितना आता है, जो कि आता है हमारे पास 24.46। अच्छा, एक और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 0.0821 इंटू 273 + 27 यानी कि 300 हो गया। तो ये अगर हम याद करेंगे तो याद आएगा हमारे पास 24.63। इन तीन टेम्परेचर पे अगर हमें आर टी की याद है तो हमारा काफ़ी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज हमें क्वेश्चन में दिया है टेम्परेचर 546 केल्विन, 546 केल्विन दिया, तो आर टी कैसे निकालेंगे हम, आर टी क्या हो जाएगा 0.0821, ठीक है, 0.0821 इंटू 273 नहीं सॉरी इंटू 546, बेसिकली हो जाएगा 0.0821 इंटू 546। अब 546 को क्या लिख सकते हैं हम, 273 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं, और 0.0821 इंटू 273 हमें पता है, यही तो था, ये हमें याद है 22.4। अगर 22.4 याद है तो हम इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 22.4, सिंपल। आर टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 22.4। इसी तरीके से अगर हमारे पास 600 कैलविन है टेम्परेचर, तो हमें क्या 300 कैलविन पे पता है, 300 कैलविन पे पता है 27 डिग्री मतलब 300 कैलविन, तो इस पर कितना है 24.63, तो हम सीधा क्या लिख देंगे 2 इंटू 24.63। अच्छा, अगर मैं कोई ऐसा पूछूं 500 कैलविन पे निकालो, 500 कैलविन पे भी मैं क्या निकाल सकते हैं,
निकाल सकते हैं। क्यों? इसका यूज कैसे ले सकते हैं? इंटेलिजेंट है। अब देखो 300 केल्विन पे पता है हमें 24.63, तो 500 केल्विन पे कितना हो जाएगा? सिंपल यूनिटरी मेथड 300 केल्विन पे 24.63 है, तो 500 पे कितना है? सिंपल 5/3 इंटू 24.63 यूनिटरी मेथड। ठीक है, 300 केल्विन पे 300 केल्विन पे आरटी की वैल्यू दी 24.63, तो 500 पे कितनी होगी? सिंपल। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करना है, प्रेशर एटीएम में निकालना है, exerted by 32 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है, प्रेजेंट इन 8.21 डेसीमीटर क्यूब वेसल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे CH4 गैस दी है, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है और मास ऑफ गैस दिया है। तो हमें सिंपल गैस बता ही नहीं कैसी, लेकिन जब तक नहीं बोला जाए कैसी मानेंगे? आइडियल गैस मानेंगे। तो क्या पी इक्वल टू एनआरटी लगा दें? बिल्कुल लगा दो, बिल्कुल पी वी इक्वल टू एनआरटी लगा देते हैं। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, प्रेशर कितना है निकालना है, किसमें? एटीएम में ही निकालते हैं इसमें। एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लैग कर रहा था। प्रेशर एटीएम है, ठीक है, एटीएम में निकालना है। वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम इसमें किस में रखते हैं? लीटर में रखते हैं, तो 8.21 डेसीमीटर क्यूब, 8 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, मोल्स तो मैं किसने, मोल्स यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस यानी कि 32 अपॉन ग्राम में ही रखा, और मोलर मास क्या? CH4 का क्या होगा? 16 होगा, 16 ग्राम पर मोल। कार्बन का 12 और ईच एच का 1, तो 4H का 4, 12 प्लस 4 16 हो गया। RT 0.0821, ठीक है, इंटू 127 को सेंटीग्रेड को हम किस में? कैल्विन में बदलेंगे, टेम्परेचर रखते हैं कैल्विन में, तो 273 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 400 कैल्विन आएगा। ठीक है, तो प्रेशर एटीएम कितना आया? प्रेशर फाइनली हमारा जो एटीएम में आ रहा था, अब देखो, अब इसको हम लिख सकते हैं, हमें 300 केल्विन पे पता है, तो हम इसको 400 केल्विन पे लिख सकते हैं आराम से। 4/3 इंटू 24.63 जैसे ऊपर लिखा था, 5/3 इंटू 24.63 इसी तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन हमें पता है 8.21 और 0.0821 कट जाएंगे आराम से, ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। जब कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये इसके 100 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्यों काटना है? हमें क्यों फिर उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है? हम सीधा काट देंगे ना, तो काट देंगे हम सीधा। तो प्रेशर कितना आ गया? प्रेशर आ गया हमारा 2 इंटू 400 सिंपल अपॉन 100 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 8 एटीएम आ जाएगा। 8 एटीएम हमारा प्रेशर आ गया, सिंपल। तो सिंपल पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना था, यूनिट्स का ध्यान रखना था, सॉल्व करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 62 ग्राम ऑफ गैसियस फॉस्फोरस हमें दिया है, एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 0.5 एटीएम इन 22.4 लीटर वेसल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस बताना है। तो हमें क्या? प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, हमें टेम्परेचर पता है, ठीक है, तो और गैस भी दिया है, तो आइडियल गैस वाली फीलिंग आ रही है। तो हम मान लें कि फॉस्फोरस कितना, वैसे तो हमें फॉस्फोरस पता है कितना होता है, लेकिन कितना होता है फॉस्फोरस? बिल्कुल P4 होता है, बताया था ना मैंने ऊपर, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है P4 में। ठीक है, तो हम मान लें कि एटॉमिसिटी इसकी x है, लेकिन हो सकता है इसने कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया हो, अभी तो हमें कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, तो इसका मोलर मास कितना हो गया? इसका मोलर मास हो गया, ईच फॉस्फोरस का होता है 31, और सपोज x एटॉमिसिटी है तो हो गया 31x। ठीक है, तो हम लगा दें पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी बिल्कुल साफ लगा देते हैं। ठीक है, तो प्रेशर क्या है? किस में है? 0.5 एटीएम में ही लेना है, एटीएम में ही लेना है। ठीक है, तो 0.5 ही लिखते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में, लीटर में दिया है 22.4। ठीक है, मोल्स हमें निकालने हैं, मोल्स क्या है? मोल्स हमारे पास है, क्या हम कह सकते हैं? मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस यानी कि गैस का मास कितना है? 62 ग्राम अपॉन मोलर मास, मोलर मास क्या है हमने निकाला है ना ऐसे 31x, एक फॉस्फोरस का 31 और x टाइम्स है, क्योंकि अगर मान लो x एटॉमिसिटी है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 31x, तो ये कितना हो जाएगा? 31x। ठीक है, इंटू आर इंटू टी। अब आर क्या? आर तो 0.0821, ठीक है, और टेम्परेचर क्या? 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन, तो कितना हो जाएगा? ये सीधा हम अपना ट्रिक लगा देंगे 22.4। ठीक है, अब देखो कितना फायदा हुआ, 22.4 से 22.4 कट जाएगा, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ गई। तो इसे सॉल्व करोगे तो x यहाँ से 4 आ जाएगा। एक बार x 4 आ गया तो हमारा, हमने सोचा भी यही था कि फास्फोरस की एटॉमिसिटी 4 होती है, 4 आई भी, तो बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 ही आती, कुछ और भी आ सकती थी। क्वेश्चन डेटा हाइपोथेटिकल भी सेट कर सकता है, तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये हमारा एक सेगमेंट खत्म हो गया, हम अगले सेगमेंट पे चलते हैं, एसटीपी एनटीपी कंडीशंस। एसटीपी एनटीपी होता क्या है? बेसिकली है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, अब क्या होता है कि वैसे तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, वैसे तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर नीट या जेई, जेई मेंस और एडवांस बोथ, एसटीपी और एनटीपी एक ही बात है। एसटीपी और एनटीपी एक ही बात है। अब इसमें एक दो कन्वेंशन है, ओल्ड कन्वेंशन एक न्यू कन्वेंशन। ठीक है, यानी कि एक टेम्परेचर और एक प्रेशर फिक्स कर दिया गया और उसको स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उसी को हम जेई नीट में मानते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम ही चीज। लेकिन देखो साइंस के लिए तो क्या एसटीपी एनटीपी अलग अलग बात है, लेकिन हम साइंस साइंस के स्टूडेंट हैं, जेई नीट के, जेई नीट के स्टूडेंट है, तो जेई नीट के स्टूडेंट है तो हम एसटीपी एनटीपी को एक ही मानेंगे। अब इसमें दो कन्वेंशन है, एक पुरानी बात जो मानते थे, एक जो नई बात आई है। ठीक है, तो अब पुरानी बात पे क्या प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स था? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो प्रेशर कितना था पहले मानते थे 1 atm, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या कह सकते हैं 273 केल्विन। और अब नया वाला क्या है? प्रेशर अब है 1 बार और टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। ठीक है, तो ये हमारा नया कन्वेंशन है। ठीक है, तो पुराने कन्वेंशन से प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नए कन्वेंशन से टेम्परेचर तो अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेकिन प्रेशर 1 बार। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले देखो, पहले एक एटीएम और एक बार, असल में ये एक बार ही था, लेकिन पहले एक एटीएम एक बार ही था, एक एटीएम और एक बार बराबर माना जाता था 1993 तक। लेकिन बाद में 1993 में एक बार की डेफिनेशन चेंज कर दी गई, तो न्यू कन्वेंशन जो आया हमारा वो फाइनली एक बार है। ठीक है, एक प्रेशर एक बार और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर पहले मान जाता था 1 atm और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब एक बार और एक एटीएम में हमारे पास रिलेशन है, बिल्कुल है। तो क्या लिख सकते हैं? एक बार को कितना एटीएम होगा, मैंने बताया था, एक बार एक एटीएम में कितने थे? 1.01325 बार, तो एक बार में आ गए 1.01325 एटीएम। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, सब चीज सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, एकदम ठीक चल रही है। तो पहले माना जाता था, अब ये माना जाता है। कब क्या लेंगे ये बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस निकालो, एसटीपी है या एनटीपी, एक ही बात है, एक ही मानना है, कुछ भी लिखा हो। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस निकालनी है, एसटीपी या एनटीपी। तो सिंपल, ओल्ड में पहले क्या माना जाता था? पहला क्या था कि एक एटीएम और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस निकालिए, तो क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दें? बिल्कुल लगा देते हैं साहब, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो प्रेशर कितना है? 1 atm, बिल्कुल 1 atm है। वॉल्यूम तो हमें निकालनी है 1 मोल गैस की। ठीक है, एन कितना है? 1 है। आर टी क्या? 0.0821 इंटू 273। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन हो गया ना, और आर तो वही लेना है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर टी की तो हमें ये वैल्यू याद ही है, और ये कितनी आती है? 22.4 आती है। तो वॉल्यूम कितनी आ गई? 22.4 लीटर आ गई। तो पुराने कन्वेंशन के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी कितनी आई? 22.4 लीटर आई। ठीक है, नए के हिसाब से करें तो क्या आएगी? फिर से वही पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे। ठीक है, नया का कन्वेंशन क्या है? नया मानता है कि 1 बार है स्टैंडर्ड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे तो एक तरीके से कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रेशर क्या है? प्रेशर है इस समय 1 बार, लेकिन इस इक्वेशन में क्या रखते हैं? याद करो, प्रेशर रखते हैं एटीएम में। तो 1 बार को एटीएम में अभी लिखा मैंने ऊपर, 1 बार को एटीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड कर दो 1.01325 से, यही करना है। इतनी सी यहाँ पे चेंजेस थे, बाकी सब चीज़ें सेम है। ठीक है, ये हो गया एटीएम हो गया। ठीक है, ये 1.10325 इंटू वी तो हमें निकालना ही है, एन पता है 1, आर पता है 0.0821। ठीक है, टेम्परेचर पता है 300, सॉरी 273, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो 273 होगा। तो अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा था? 0.0821 इंटू 273 22.4 आता है, और 22.4 को 1.01325 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये उधर चले जाएगा, तो यानी कि
22.4 इंटू 1.0125, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आता है, इसको जब करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 22.7 लीटर। तो ये नया वॉल्यूम है किस पे, एट एस टी पी। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एस टी पी पहले था, पहले और अब अलग अलग है, ठीक है। ठीक है, ओल्ड कन्वेंशन से है 22.4, नए कन्वेंशन से है 22.7, ठीक है। तो मान लिया कि अच्छा 1 मोल गैस का एसटीपी पे, चलो पुराने कन्वेंशन से मानते हैं पहले, 1 मोल गैस का एसटीपी पे कितना वॉल्यूम है 22.4। अगर मैं बोलूँ 2 मोल का कितना होगा तो 2 इंटू 22.4, 3 मोल का कितना होगा 3 इंटू 22.4। तो यानी कि मैंने क्या करा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी इंटू नंबर ऑफ मोल्स कर दिए। तो वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने का, गैस सैंपल मान लो एक गैस सैंपल है, उसका पास है 5 मोल और उसका हमें वॉल्यूम निकालना है गैस सैंपल का 5 मोल जिसमें है, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 22.4, यही तो करेंगे, 1 मोल गैस का एसटीपी वॉल्यूम इंटू 5। तो यही हमने फॉर्मूला बना दिया कि वॉल्यूम, अगर हमें वी वॉल्यूम है, एन मोल है आइडियल गैस की, एसटीपी या एनटीपी दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। और आइडियल जब तक ना बोला जाए तब तक आइडियल है, लेकिन ध्यान रखना है आइडियल गैस के लिए वैलिड है, ठीक है। तो वॉल्यूम हम, अगर हमें किसी गैस सैंपल का निकालना है तो क्या करा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी जो कि 22.4 है, तो n इंटू 22.4, सिंपल याद है जब मैंने बताया। और इसको रीअरेंज करके मैंने क्या लिखा था, n, इसको लिख सकते हैं n इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ध्यान रखना है पर लीटर में ही आता है आपको, डिवाइडेड बाय 22.4। लेकिन ये कंडीशन किसके लिए वैलिड है, एसटीपी पे वैलिड है, एक तो एसटीपी या एनटीपी पे, और आइडियल गैस के लिए वैलिड है, दोनों कंडीशन, ठीक है। अब मैंने बताया था अगर मोल्स कभी भी निकालने हो तो डिवाइड करते हैं। इससे पहले क्या देखा था, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो क्या आते हैं, मोल्स आते हैं। और क्या देखा था, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस क्या आता है, मोल्स आ जाता है, ठीक है। और अब क्या देख लिया कि वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 क्या रहता है, मोल्स आ जाता है, मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी या एनटीपी, ठीक है। अब तुम्हें अगर मान लो मोल्स पता हो तो पहले क्या देखा था कि मोल्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से तो आपको नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल मिल जाते हैं, मोल से कहीं भी जाना तो मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या देखा, मोल्स को अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ सब्सटेंस आ जाता है। अब देख रहे हैं कि अगर मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस आ जाता है एट एसटीपी या एनटीपी कंडीशन। तो ये ध्यान रखो कि मोल्स अगर पता है, मोल से कहीं भी जाना है तो मल्टीप्लाई, और अगर मोल्स तक पहुंचना है तो डिवाइड, ठीक है। और नए कन्वेंशन से इस बस 20 सब चीज सेम, 22.4 की जगह 22.7 एकदम सेम रहेगा बाकी, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा कब यूज करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये एग्जांपल है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी, ये एग्जांपल है, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है 1 मोल गैस का एट एसटीपी पे। पहला ऑप्शन है 5 पॉइंट, सपोज ये 4 ऑप्शन आपके क्वेश्चन में आए हैं ये वाले, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी, पहला है 5.6 लीटर, दूसरा है 11.2 लीटर, तीसरा है 22.4 लीटर, चौथा है 44.8 लीटर। हमें बताना वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी। अभी भी निकाला कितना आता है, ओल्ड से आता है 22.4 और न्यू से आता है 22.7। तो 22.7 तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा 22.4 होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यही क्वेश्चन ऑप्शन है ये वाले सेकंड ग्रुप वाले, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी एनटीपी बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है 49.2, 22.7, 11.35 और 10 लीटर। तो अब क्या पुराने कंसेप्ट से ऑप्शन है, पुराने कन्वेंशन से है ही नहीं ऑप्शन, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। अच्छा, अब मान लो दोनों दिया हो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी दिया हो और ऑप्शन है 5.6 लीटर, दूसरा है 22.4 लीटर यानी कि ओल्ड कन्वेंशन से दिया है, सी है 22.7 लीटर मानी न्यू कन्वेंशन से दिया है, और डी 11.35 लीटर। ये तो हो गई नहीं, ए और डी तो हो गई नहीं, बी और सी में है कि ओल्ड माने कि अब न्यू माने। तो अब इसमें ध्यान रखो कि अगर सिंगल करेक्ट है, अगर सिंगल करेक्ट है, अगर सिंगल करेक्ट है तो कौन सा आंसर होगा, सी आंसर होगा, यानी कि न्यू कन्वेंशन से, ठीक है। सिंगल करेक्ट है तो सी आंसर होगा, लेकिन अगर मल्टीपल करेक्ट है तो दोनों आंसर होंगे बी और सी, ओल्ड वाला भी न्यू वाला भी। तो ध्यान रखो नीट वाले बच्चे के लिए सी आंसर है, और अगर जेई में कभी आ रहा है, वैसे इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन है ऐसा आएगा नहीं, लेकिन अगर कभी आता है
और मल्टीपल करेक्ट है तो बी और सी दोनों ऑप्शन होंगे, ओल्ड कन्वेंशन, न्यू कन्वेंशन। लेकिन बेटर कौन सा है? सिंगल करेक्ट के लिए बेटर आंसर इज फ्रॉम न्यू कन्वेंशन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, न्यू कन्वेंशन। ठीक है, ये अब ठीक है, चलो ये बात समझ आई। तो अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो करो फटाफट, फटाफट इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस सैंपल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो अब देखो, अब इससे समझ में आएगा कि क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में वो बताएगा नहीं कि आपको एसटीपी, देखो पहला ऑप्शन देखो क्या है, 44.8 लीटर O3 एट एसटीपी। अब इसने बताया नहीं ओल्ड लेना है नहीं लेना है, लेकिन आपको क्वेश्चन के डेटा से अंदाजा लगाना होगा। देखिए कि 44.8 है तो क्या समझ में आ रहा है, 22.4 का डबल है। तो किस कन्वेंशन से दिया है इसने? सिंपल ऐसे ही समझेंगे, यही तरीका है। किस कन्वेंशन से दिया है इसने? डेटा दे के, डेटा से ओल्ड कन्वेंशन है एसटीपी पे। हमें क्या निकालना है? एटम निकालने हैं। तो क्या मोल निकाल ले? मोल निकालने के लिए क्या मोल पे जाना है तो डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? ओल्ड कन्वेंशन लेना है तो 44.8 को डिवाइड कर देंगे किससे? 22.4 से। तो क्या आ जाएंगे हमारे पास? मोल्स आ जाएंगे किसके? O3 के। ये क्या आ जाएंगे? मोल, इतने मोल O3 आ जाएंगे। तो मैं बोलूँ कितने? 2 मोल O3 आ गए। ठीक है, 2 मोल O3 आ गए। तो एक, तो अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये तो हम निकाल सकते हैं। अगर 1 मोल O3 है तो इसमें क्या एवोगैड्रो यूनिट पार्टिकल होंगे। और O3 क्या होता है? कंपाउंड होता है। मैंने बताया था वो एक जैसा दिखता है, एलिमेंट लगता है, लेकिन क्या होता है असल में? होता कंपाउंड है। तो इसका क्या यूनिट पार्टिकल क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। तो 1 मोल में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल होंगे, तो 2 मोल में 2 एवोगैड्रो मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, 2 एवोगैड्रो मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इतने में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो 2 एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मॉलिक्यूल है तो किसके? ओ के कि O3 के? तो मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। अच्छा, अब हमें क्या मॉलिक्यूल बताने, एटम बताने, एटम बताने हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3 एटम है, ऑब्वियसली 3 एटम है। तो 2 Na में कितने होंगे? 2 Na इंटू 3, सिंपल 2 Na इंटू 3, तो कितने होंगे? 2 Na इंटू 3 यानी कि 6 Na। तो 2 Na इंटू 3 यानी कि 6 Na। ठीक है, तो मोल निकाले, मोल से मॉलिक्यूल्स निकाले, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो 2 Na में कितने? 2 Na इंटू 3 तो 6 Na एटम्स। ठीक है, अब आते हैं इसमें 6 Na हो गए। ठीक है, अब सेकंड में, सॉरी सेकंड में, सेकंड ऑप्शन में अब देख रहे हैं इसमें निकालना है। अच्छा, अब इसमें ओल्ड कन्वेंशन लें न्यू कन्वेंशन लें? बेकार की बात, ओल्ड न्यू का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ओल्ड न्यू किसके लिए? कौन सी कंडीशन, कौन सी स्टेट के लिए है? एसटीपी पे। लेकिन क्या एसटीपी है? एसटीपी है ही नहीं। इस पे तो क्या लगाना है? सीधा पी इक्वल टू एनआरटी लगानी है। पी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, लगाते हैं। तो प्रेशर कितना है? 1 एटीएम। क्या एटीएम में लेते हैं? बिल्कुल एटीएम में लेते हैं। ठीक है, अब क्या वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम 49.2 लीटर में ही लेते हैं, लीटर में ही है। मोल्स निकालने हैं। आर कितना है? आर हमें पता है 0.0821। ठीक है, और इंटू 300। ठीक है, इसकी वैल्यू आप रख देना, आपको पता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 24.63 आती है। 24.63 ना लेके इसको 24.6 ले लेना। ये कैलकुलेशन की देखो यही ट्रिक होती है, और कोई खास ट्रिक थोड़ी है। 24.6 लेना, क्यों? क्योंकि 24.6 का डबल एकदम ये है, तो इससे ये एकदम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मोल्स कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो ये ट्रिक है। तो यहाँ से अब बेसिकली सॉल्व करोगे तो कितने आ जाएंगे मोल्स? ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने आ गए? 2 मोल आ गए। H2 के 2 मोल आ गए। ठीक है, H2 दिया था, H2 के कितने मोल आ गए? 2 मोल आ गए। ठीक है, तो अब एटम निकाल लो। ठीक है, एटम निकाल लो।
ठीक है। अब 2 मोल है तो 2 मोल H2 में देखो 2 मोल H2 में कितने, H2 क्या है, एलिमेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो यूनिट पार्टिकल मॉलिक्यूल। तो 1 मोल में कितने, 1 मोल H2 में कितने एवोगाड्रो मॉलिक्यूल होते हैं, तो 2 मोल H2 में कितने, 2 एवोगाड्रो मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल किसके, H2 के। और एक H2 में 2 एटम है, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 में 2 एटम है, तो 2 Na मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 2 Na इंटू 2, सिंपल 2 Na इंटू 2 होंगे तो कितने होंगे, 4 Na एटम। ठीक है, तो सिंपल 2 Na इंटू 2 4 Na एटम लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ एटम्स कितने हो गए, 2 Na, इसमें लिख देते हैं एटम्स 2 Na इंटू 2 4 Na, 4 Na एटम्स हो गए। ठीक है, सी ऑप्शन फिर से एसटीपी नहीं है तो कौन से इसमें लगाएंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे। प्रेशर कितना है 2 एटीएम, एटीएम में ही लेते हैं। वॉल्यूम 22.4, एन हमें निकालना है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, आरटी हमें पता है, आर क्या है 0.0821 इंटू 546, और 546 को क्या लिख लेंगे 273 इंटू 2, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे देखो 0.0821 था इंटू 546 था, 546 को लिखा हमने 273 इंटू 2, 273 इंटू 2, और ये हमें पता है कितना होता है 22.4, 0.081 इंटू 273 कितना है 22.4, तो इसको लिख दिया 22.4 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया तो अब इससे मोल्स कितने आ गए, मोल्स ऑक्सीजन कितना आ गया, ऑक्सीजन के मोल्स आ गए 1 मोल, O2 के मोल आ गए 1 मोल, O2 था ना, तो O2 के मोल कितने आ गए 1 मोल। ठीक है, अब O2 का आ गया 1 मोल, तो इसी तरीके से एटम्स कितने होंगे, क्या बिल्कुल हाइड्रोजन वाली बात है, तो उसमें क्या थे 2 मोल थे, तो कितने 2 Na मॉलिक्यूल्स आए थे, इसमें 1 मोल है तो 1 Na मॉलिक्यूल होगा, और ईच O2 में भी 2 एटम होते हैं और ईच H2 में भी 2 एटम होते हैं, तो सिमिलर ही चलेगा, तो वो 4 Na आया था, बस ये कितना आएगा 2 Na आएगा, इतना सा फर्क है। अच्छा, अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, 11.2 लीटर दिया है एसटीपी पे। अब एसटीपी दिया है तो हमें देखना है ओल्ड की न्यू। अच्छा, ओल्ड में क्या आता है 22.4, क्या 22.4 का आधा है ये, तो उसके समान है, उसके मिलता जुलता है, तो आपको क्या दिया है ओल्ड कन्वेंशन से दिया है, तो ओल्ड कन्वेंशन से दिया है तो बस लगा लो ओल्ड कन्वेंशन। तो क्या आ जाएगा, मोल्स निकाल लोगे, मोल्स कैसे आ जाएंगे 11.2, मोल्स निकालने तो डिवाइड करोगे, मोल्स जब भी निकालने होते हैं मोल्स तक जाना होता है तो डिवाइड करते हैं, तो क्या देंगे मोल आ जाएंगे किसके O3 के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कितने 2 मोल आ गए O3 के। ठीक है, 2 मोल क्या आ गए O3 आ गए। अच्छा, अब 2 मोल O3 आए, ठीक है 2 मोल O3 आए तो ठीक है O3 सॉरी कह रहा हूँ, आई एम सॉरी वेरी सॉरी। ठीक है, वेरी सॉरी। ठीक है, ये 11.2 अपॉन 22.4 था, तो ये कितना आ गया, पहली बात तो O3 नहीं था, ये कितना था, ये हमारा था, पहली बात तो 0.5 आया, 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 क्या है 0.5 आया, और ये मोल किसके हुए N2O के हुए, मोल किसके हुए N2O के हुए। अच्छा, अब इसमें क्या N2O एक कंपाउंड है तो इसमें 0.5 एवोगाड्रो क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अगर मैं सीधा अब डायरेक्ट लिखूँ, बहुत देर हो गई तो डायरेक्ट लिखने की बात आ सकती है। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे 0.5 एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 3 एटम, तो 0.5 एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स में कितने एटम 0.5 एवोगाड्रो इंटू 3, यही तो करेंगे, तो 0.5 एवोगाड्रो मॉलिक्यूल इंटू 3 यानी कि 1.5 एवोगाड्रो। तो सबसे ज़्यादा किस में आए, सबसे ज़्यादा एटम किस में आए, सबसे ज़्यादा एटम आपके 6 N आए पहले वाले में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था लेकिन कंसेप्चुअल था, आपको कैलकुलेट करना बस आना चाहिए, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस दी है एसटीपी पे, हमें गैस बतानी है, तो गैस बतानी है तो हम क्या गैस का मोलर मास निकाल दें, कि मोलर मास गैस का आ जाएगा तो मुझसे गैस बता देंगे कौन सी है। अच्छा, अब डेटा देखो एसटीपी पे है तो एसटीपी पे दिमाग खनकना चाहिए कि ओल्ड की न्यू, डेटा देखो ओल्ड की न्यू कैसे पता लगेगा, डेटा 11.35 या 22.7 का आधा है, आधा है तो न्यू कन्वेंशन, न्यू कन्वेंशन। तो अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पहला है पीएम इक्वल टू डीआरटी, सिंपल इक्वेशन लगा दें। ठीक है, अब न्यू कन्वेंशन से
प्रेशर कितना लेंगे 1 बार लेंगे, लेकिन इस इक्वेशन में किस में लेते हैं, एटीएम में लेते हैं, तो 1.01325 हो जाएगा, ठीक है, इनटू मोलर मास। और डी क्या है, डी तो हमें पता है क्या है, 2/11.35, और आर टी कितना है 0.0821, और टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं 22.4। और याद करो जब अगर हमने इसको ही 1.01325 को 22.4 से मल्टीप्लाई करा था तभी ये 22.7 आया था, ये रहा डेरिवेशन, इसी को इससे मल्टीप्लाई करा तभी 22.7 आया था। तो अगर ये थोड़ा सा ध्यान है तो अभी जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। तो मोलर मास यहाँ से कितना आ गया, मोलर मास आ गया 2/11.35 इंटू 22.7, और ये अब यहाँ से आराम से कट जाएगा, तो मोलर मास आ जाएगा 4 ग्राम पर मोल। 4 ग्राम पर मोल है तो 4 ग्राम पर मोल किसका होता है मोलर मास, हीलियम का होता है। आंसर आ गया हमारा फोर्थ ऑप्शन हीलियम, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब मान लो आपको ये ध्यान नहीं था, तो जब ये इधर आएगा तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि 22.4 से कुछ बड़ा होगा, 11.35 है, 11.35 है, तो करीब ये इसका दुगना ही आएगा, करीब करीब, तो अब क्लोज टू 4 ही आएगा। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी ध्यान तो भी आप ये कर सकते हो, 22.7 एग्जैक्ट ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई में टाइम लगेगा, लेकिन इतना लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। अमोनिया का मोलर मास 17 ग्राम पर मोल, क्लोरीन का 71 होता है, और SO2 का हमारा 64 होता है, और हीलियम का 4 होता है, तो काफ़ी अंतर है, 4 और बाकी 64, 71, 17 में बहुत अंतर है। तो हम थोड़ा इसे स्मार्ट माइंडसेट से भी कर सकते हैं बाय लुकिंग एट ऑप्शंस, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट निकालना है तो फिर अच्छे से निकाल दो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि मान लो हमने 1 मोल मान लिया, कि हमने मान लिया कि गैस कितनी है, लेट 1 मोल गैस है, ठीक है, ऑब्वियसली कंडीशन तो कौन सी है, 1 मोल गैस है एट STP, कंडीशन तो STP है, ठीक है, तो 1 मोल गैस है एट STP, ठीक है। अब 1 मोल गैस का STP पे जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वही तो हमने निकाला, कन्वेंशन, न्यू कन्वेंशन के हिसाब से 1 मोल गैस का STP पे क्या वॉल्यूम है, हमने ऊपर डिराइव करा था, तो कितना आता है 22.7 लीटर, यही तो होता है 22.7 लीटर, बिल्कुल, ठीक है, 22.7 लीटर होता है। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, हम क्या मास ऑफ गैस हम निकाल सकते हैं, यानी कि जो गैस है हमारी 1 मोल गैस है, क्या मास ऑफ 1 मोल गैस हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे, डेंसिटी ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ गैस। जब डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। और क्योंकि अगर हमने अगर वॉल्यूम लिया है एक मोल गैस का, तो मास भी कितने का आएगा, 1 मोल गैस का आएगा, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी हो गई 2/11.35, और वॉल्यूम कितना हो गया 22.7, ठीक है। तो मास ऑफ 1 मोल गैस कितना आ गया 4 ग्राम, और 1 मोल का जो मास होता है वही तो मोलर मास है। व्हाट इज मोलर मास, मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। डेफिनेशन ध्यान रखो तो डेफिनेशन वाइज भी ये हो जाएगा। इस वजह से हमने 1 मोल गैस मानी, क्योंकि 1 मोल गैस पे वॉल्यूम हमें पता है, और वॉल्यूम आ गई तो उससे मास ऑफ 1 मोल गैस आ गया, और 1 मोल गैस का ही मास ही मोलर मास है, तो इससे भी हो गया। और ये था हमारा आइडियल गैस का इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसका बाद जो आइडियल गैस का कुछ पार्ट है वो हम अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जगह देखेंगे, मेनली गैसीय स्टेट में देखेंगे, ठीक है। अब कुछ टर्म्स आती हैं आपकी जो हमें समझनी चाहिए, ठीक है। एक टर्म है उसमें से स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या मतलब है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है सिंपली एक रिलेटिव डेंसिटी है। क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी है विच इज डिफाइंड फॉर ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड्स के लिए रिलेटिव डेंसिटी डिफाइंड है, ठीक है। और है क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हम वाटर के रेफरेंस में क्यों लिया, ये हम हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइंड है ऐसे, और डेफिनेशन को हम चेंज नहीं कर सकते, तो जो डिफाइन है वो लेना पड़ेगा। अगर हम वाटर को किसी और टेम्परेचर पे ले ले तो वो डेंसिटी तो होगी, रिलेटिव डेंसिटी तो होगी, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं होगी। अच्छा, अगर वाटर की जगह कोई और सब्सटेंस ले ले, उसके रेफरेंस में ले लें, तो फिर से रिलेटिव डेंसिटी होगी, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी वो नहीं होगी। एकदम यही लेना है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊपर हमारा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस का टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 कोई भी टेम्परेचर हो, हमें बस रेफरेंस फिक्स है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री
सेंटीग्रेड, ठीक है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। अच्छा, और एक बड़ी नॉर्मल सी बात की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी तो यूनिट्स कट जाएंगी, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। अच्छा, अब मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या लिख सकता हूँ? स्पेसिफिक ग्रेविटी को लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंस को लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे? 1 ग्राम पर ml, तो 1 ग्राम पर ml लिख दिया। तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब जब ये 1 ग्राम पर ml ऊपर जाएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किस में आ जाएगी? ग्राम पर ml में आ जाएगी। जैसे मैंने पहले ही बात करी थी कि 5 ग्राम की मान लो 1 ग्राम को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 ग्राम को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? यानी कि 1 ग्राम को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5 ग्राम आएगा। तो वही बात है, 1 ग्राम पर ml को स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी इन ग्राम पर ml, और यही क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन का पार्ट होगा कि आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी होगी, आप उससे उसकी डेंसिटी निकालने में सक्षम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कि आपको बस वही स्पेसिफिक ग्रेविटी को ग्राम पर ml में लिख देना है, जो कि यूनिटलेस क्वांटिटी होती है वैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन अगर उसी को आप ग्राम पर ml में लिख दोगे न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रखते हुए, तो वो क्या हो जाएगी? डेंसिटी हो जाएगी। इस पे सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अलग किसी क्वेश्चन का ऐसे पार्ट हो सकता है। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड इज 2.3, ठीक है, इस तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉलिड की 2.3, तो उसका डेंसिटी क्या आप बता सकते हो? बता सकते हो डेंसिटी कितनी होगी? उसकी डेंसिटी होगी यही 2.3 होगी, बस यूनिट ध्यान रखना ग्राम पर ml, ठीक है। और एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? इट इज रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कि ये कितना होता है? 1 ग्राम पर ml, ठीक है। ये डेफिनेशन है और ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का चाबी है, ठीक है। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया डेंसिटी देने के बजाय, और आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब नहीं पता होगा, तो क्वेश्चन आप पे होगा नहीं, ठीक है। ऐसी दे दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोल्यूशन, एक एग्जांपल देख रहे हैं बस सिंपल, ठीक है। इस 0.8 सपोज, ये पॉइंट कुछ भी 0.8 ही चलो, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी हो जाएगी? बस इतना काम है ये बताना, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हो जाएगी 0.8 होगी, बस यूनिट ग्राम पर ml होगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्लियर है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं है, इट इज अ रिलेटिव डेंसिटी, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि होती है 1 ग्राम पर ml। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हमें किसी सब्सटेंस का पता है तो वही उसकी डेंसिटी भी है, बस यूनिट हमें ग्राम पर ml में लिख देनी है, ठीक है। अब एक आगे बढ़ते हैं। अब है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी भी ऐसी है, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए डिफाइन थी? सॉलिड और लिक्विड के लिए। वेपर नाम से ही समझ में आ रहा है, वेपर किसके लिए होंगे? गैस के लिए होंगे, तो इट इज डिफाइंड फॉर गैस। लेकिन है क्या? है ये भी रिलेटिव डेंसिटी ही, रिलेटिव डेंसिटी है। क्या है? इट इज डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन इसमें दोनों गैस और हाइड्रोजन, यानी कि कोई भी जो गैस का डेंसिटी निकाल रहे हो और जो हाइड्रोजन H2 ले रहे हो, उसका टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए। मतलब दोनों गैस, एक हाइड्रोजन गैस और एक जिस गैस का निकाल रहे हो आप डेंसिटी, कोई भी गैस, वो दोनों सेम टेम्परेचर प्रेशर पे होनी चाहिए, ये वेपर डेंसिटी कहती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी की रिलेटिव डेंसिटी, जो कि सॉलिड और लिक्विड के लिए डिफाइन थी, ना कि गैसेस के लिए, और वो क्या थी? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन दोनों गैस और हाइड्रोजन सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होनी चाहिए। यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, फिर से डेंसिटी कट जाएगी। अच्छा, अब एक हमें पता है, अब गैस है, नॉर्मल गैस हमें पता है, आइडियल गैस हम कह सकते हैं, ठीक है। जब तक तो हम कह सकते हैं फॉर गैसेस हमें पता है ये वैलिड है, ठीक है। फॉर गैसेस हम कह सकते हैं कि पता है हमें PM इक्वल टू DRT होता है, ठीक है। ये बात हमें पता है, PM इक्वल टू DRT होता है। इसको क्या लिख सकते हैं फिर? D इक्वल टू डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? PM अपॉन RT, ठीक है। तो अब क्या वेपर डेंसिटी ऑफ गैस में हम लिख दें? बिल्कुल लिख दो, बिल्कुल। क्या लिखना है? वेपर डेंसिटी ऑफ गैस हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ गैस, गैस को क्या लिख सकते हैं? PM अपॉन RT क्या लिख सकते हैं? PM अपॉन RT किसका? गैस का, अपॉन PM अपॉन RT किसका? H2 का, यही होगा ना?
पीएम अपॉन आरटी किसका, H2 का, यही तो हुआ, ये डी था। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ गैस, इस हमने आइडियल गैस इक्वेशन से ये जो अदर फॉर्म निकाली थी, इससे डी इक्वल टू पी एम अपन आर टी आ गया, इसको यहाँ रख दिया। और क्या है डेफिनेशन में, ये सेम टेम्परेचर प्रेशर, तो प्रेशर प्रेशर टेम्परेचर टेम्परेचर सेम है तो कट जाएगा, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो सभी के लिए सेम है। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ H2। ठीक है, और H2 का मोलर मास हमें पता है, H2 का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ H2 होता है 2 ग्राम पर मोल। तो 2 ग्राम पर मोल होता है, तो यहाँ से वेपर डेंसिटी आ गई। ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस को अगर आप 2 ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कितनी आ जाएगी, वही उसका मोलर मास होगा गैस का। ठीक है, तो मोलर मास अगर आपको गैस का निकालना है तो क्या करना है, वेपर डेंसिटी पता है, मोलर मास निकालना है तो सिंपली दुगना कर दो, वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास आ जाएगा किसमें, ग्राम पर मोल में ही आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें कुछ वही, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं फटाफट, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल लिया था। ठीक है, फिर मैं आपको एक रिकैप देता हूँ फटाफट। ठीक है, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस क्या है, देखो किसी भी क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा होगा, पूरा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूट करने का इतना इसका वेटेज नहीं है। ठीक है, तो मोलर मास अगर मैं सिंपली लिख दूँ, चलो चलो पूरा लिख देता हूँ, मोलर मास ऑफ गैस कितना होगा। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हैं दुगना होगा, मोलर मास ऑफ गैस कितना होगा, दुगना होगा, और यूनिट क्या होगी, ग्राम पर। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इट इज relative density, density of substance with respect to density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, यूनिटलेस होगी। और अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो वही उसकी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी होगी, लेकिन बस यूनिट क्या लिख देंगे, ग्राम पर ml। ऐसे ही वेपर डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है, डिफाइंड ओनली फॉर गैसेस, क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। बट दोनों गैस, कोई भी जो ये गैस होगी और जो हाइड्रोजन गैस होगी वो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे होनी चाहिए। इसको हमने डिराइव कर लिया, डिराइव करके क्या आ गया कि अगर जो भी मान लो अगर हमें वेपर डेंसिटी पता है गैस की तो मोलर मास उसका दुगना हो जाएगा, बस यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल। सिंपल चीज़ है, ये हमें ध्यान रखनी है। तो ये सेगमेंट भी हमारा खत्म हो गया, जिसमें हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी एसटीपी पहले पढ़ा, एसटीपी के बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक वेपर डेंसिटी पढ़ी। ये पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में हमें अलग अलग जगह काम में आती रहेंगी, एक पर्टिकुलर मोल कंसेप्ट से इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, एक और चीज पढ़ते हैं हम, मिक्सचर एनालिसिस। मिक्सचर एनालिसिस भी कई चैप्टर में आती हैं और मैंने पर्सनली देखा है कि इसकी प्रॉब्लम्स काफ़ी लंबी हो जाती हैं, इसकी प्रॉब्लम्स काफ़ी लंबी हो जाती हैं। तो क्या होता है कि इतने लेंदी लेंदी सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो शुरू से जब पढ़ना शुरू करते हैं, जब तक लास्ट तक आते हैं तो पता ही नहीं होता कि शुरुआत में क्या लिखा था। तो मिक्सचर के लिए मैंने पर्सनली एक बात देखी है कि हम इसमें क्या करें, एक गोला बना, जब भी मिक्सचर मिले कहीं भी तो एक गोला बना लो, मिक्सचर वाला क्वेश्चन हो गोला बना लो, और उसके जितने पार्ट करे हों, जितने पार्ट हों उसके, उसमें उसे डिवाइड कर दो। सपोज 3 पार्ट है, अभी मैंने एक बस ऐसे ही समझने के लिए मान लिया A B C 3 पार्ट है, तो मैंने ऐसे ही मिक्सचर मान लिया। ठीक है, अच्छा, अब मास कंजर्वेशन तो वैलिड होगा, तो अगर मैं बोलूँ मास टोटल, अच्छा वेट और मास केमिस्ट्री में एक ही बात। ठीक है, तो वेट लिखूँ मास लिखूँ एक ही बात है, तो क्या तीनों का मास का सम क्या टोटल मिक्सचर का मास होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मास कंजर्वेशन वैलिड है। ऐसे ही मोल भी कंजर्व होंगे कि टोटल मोल जो होंगे वो इंडिविजुअल मोल के सम के बराबर होंगे। ठीक है, 3 माना है, 3 से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, मैंने 3 मान लिया है। ठीक है, तो अगर मैं कुछ कुछ चीज़ें बोलूँ निकालने को तो क्या निकाल सकते हैं, मैं पहले बोलूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, वो चीज़ मतलब जो चीज़ निकालनी है, मोल क्या, पहले मोल से पहले एक और चीज़ लेते हैं, मास फ्रैक्शन लेते हैं। ठीक है, मास फ्रैक्शन, तो इस चीज़ का मास यानी कि ए का मास अपॉन टोटल मास, यही तो होगा मास फ्रैक्शन। और अगर मैं बोलूँ मास परसेंट तो उसी चीज़ को 100 से, तो मास फ्रैक्शन क्या हो गया, मास फ्रैक्शन हो गया इसका, जिसका मास फ्रैक्शन पूछा उसका मास अपॉन टोटल मास, सिंपल। ठीक है, तो वेट ऑफ ए अपॉन टोटल,
ठीक है, टोटल लिख लेता हूँ यहाँ। ठीक है, अच्छा ये लेस देन 1 ही होगी क्योंकि टोटल वेट हमेशा ज़्यादा होगा एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के वेट से। तो सिंपल, तो टोटल मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ वन कंपोनेंट, तो ये लेस देन 1 ही होगा। ठीक है, अगर अब मैं बोलूँ मास फ्रैक्शन की जगह मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो बस मास की जगह मोल्स ले लेंगे। किसका बोलूँ, सी का बोलता हूँ सपोज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल्स, यही तो हो जाएगा। ये भी लेस देन 1 ही होगा क्योंकि टोटल मोल तो हमेशा ज़्यादा ही होंगे एक कंपोनेंट के मोल से। अच्छा, अब मैं बोलूँ मास परसेंट ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा, पहले मास फ्रैक्शन निकाल लो। मास फ्रैक्शन क्या हो गया, मास ऑफ बी अपॉन टोटल मास। परसेंट में करना है कोई चीज़ को तो 100 से मल्टीप्लाई तो करते ही हैं यार, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। और ऐसे ही मोल परसेंट निकालना है, हालांकि पूछा कम जाता है लेकिन निकालना है तो क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है। कैसे निकलेगा, मास ऑफ ए अपॉन, पहले फ्रैक्शन निकालो, मास मास नहीं, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन इंटू 100 कर दिया, परसेंट आ गया। ठीक है, तो मास फ्रैक्शन कैसे निकाला, जिसका मास फ्रैक्शन पूछा उसका मास अपॉन टोटल मास। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा उसका मोल अपॉन टोटल मोल। मास परसेंट क्या, बेसिकली मास फ्रैक्शन इंटू 100, और मोल परसेंट क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन इंटू 100। ठीक है, ठीक है, और यहाँ हमारा इस चैप्टर में किस में मिली, देखो अमाउंट में डिस्कशन है, और अमाउंट हमें किस फॉर्म में दिया जा सकता है, मास के फॉर्म में। अब ये ए बी सी का मतलब हमें जो क्वेश्चन होंगे उसमें अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस चैप्टर की बात करूँ तो ए बी सी के हमें जो ए बी सी या और भी मतलब जितने भी कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के उनका हमें अमाउंट दिया जाएगा। अमाउंट दिया जाएगा तो उनका अमाउंट से हम क्या निकाल सकते हैं, कंपोजिशन, या तो कंपोजिशन देगा या हमें अमाउंट देगा कि किसके टर्म्स में देगा, कंपोजिशन या अमाउंट, मास के टर्म्स में देगा, मोल्स के टर्म्स में देगा, परसेंटेज के टर्म में देगा, रेशियो के टर्म में देगा, फ्रैक्शन के टर्म में देगा, इसी टर्म में दे सकता है। तो मिक्सचर एनालिसिस में इस चैप्टर में जितने भी उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे मिक्सचर के, उस सब का आपको या तो कंपोजिशन दे देगा या फिर अमाउंट देगा, किस टर्म्स में देगा, मास, मोल्स, परसेंट, फ्रैक्शन, और उससे फिर आपको इस टाइप की कुछ चीज़ें पूछी होंगी। बिल्कुल सिंपल सवाल होंगे, लेकिन ये गोला ज़रूर बना लेना, गोले की टेक्निक ध्यान रखना। और एक कुछ बात कर लेते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक है लेकिन आपके लिए हम लिख देते हैं। ठीक है, ऑल्सो सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, सम ऑफ ऑल मोल या मास फ्रैक्शन कुछ भी, सम ऑफ ऑल मास फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा। क्यों होगा 1, क्योंकि फ्रैक्शन इज ऑलवेज सम ऑफ ऑल इट्स पार्ट, तो ऐसी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ। ठीक है, ऑल मोल फ्रैक्शन मतलब ऑल मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, देखो नोट्स आप अच्छे से बनाना क्योंकि नोट्स ही आपको रिवाइज कराएंगे, तो नोट्स में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूँ सम ऑफ ऑल मास परसेंट, तो मास परसेंट का कितना हो जाएगा, परसेंट में किसी भी चीज़ का सम कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, मार्क्स होते हैं ना, मार्क्स मैक्सिमम परसेंट कितना आता है, 100% आता है, 100 हो गया। ठीक है, ऐसे ही सम ऑफ ऑल मोल परसेंट, तो कितना हो गया, ये भी 100 हो गया, परसेंट है तो 100 हो गया। तो ये बेसिक बात है, ये चीज़ हमें पता है कि सम ऑफ ऑल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है, और सम ऑफ ऑल परसेंट कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो ये बात पता लग गई, चाहे मास हो चाहे मोल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये अब हमें पता लग गई। तो अब हमारे पास एक तरीके से हो गई कि हम सबसे पहले ये बना देंगे और उसके बाद हम जो भी होगा निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करो, एक मिक्सचर में क्या दिया है, करो करो, 6 ग्राम यूरिया दिया है, 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल NaOH का दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है, मास परसेंट निकालना है। ठीक है, तो करो। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेंगे, गोला बना देंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि मिक्सचर के 2 पार्ट हैं। अच्छा, एक पार्ट क्या है, एक पार्ट है यूरिया,
और दूसरा पार्ट क्या है NaOH। ठीक है, यूरिया का मैंने बोलता कम, इसमें क्या देगा, अमाउंट देगा, कंपोजिशन देगा। क्या दिया है, 6 ग्राम यूरिया दिया है, 6 ग्राम यूरिया दिया है बिल्कुल 6 ग्राम यूरिया दिया है। ठीक है, NaOH क्या दिया है, NaOH कितना दिया है, NaOH दिया है 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल। और मैंने बताया था ग्राम और मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना हो तो क्या है ये, मोल। तो 0.1 मोल दिया है NaOH का, 0.1 मोल दिया है। ठीक है, अच्छा यूरिया क्या होता है, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, 60। तो मास अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा, मोल से जाएंगे। ठीक है, 0.1 मोल, मास कभी भी मोल्स तक जाना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 0.1 मोल, और मोल से कहीं भी जाना हो, मास तक जाना है सपोज, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। NaOH का मोलर मास होता है 40, तो कितना आ जाएगा ये, 4 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है, निकाल लो, अब बहुत आसान है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट कर देते हैं कई बार। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट कर देते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आ गया। ठीक है, तो यूरिया कितना होगा, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स ऑफ यूरिया कितना है अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल कितना है 0.1 प्लस 0.1। ठीक है, मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ NaOH, तो कितना आ गया 0.5 आ गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आ गया। दूसरा क्या है, मास परसेंट ऑफ NaOH, यानी कि मास में निकालना है परसेंट ऑफ NaOH। ये सब मैं बता चुका हूँ, अब तो बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप है। ठीक है, मास परसेंट, तो मास ऑफ NaOH परसेंट में तो इंटू 100 तो करेंगे ही। देखो तो मास ऑफ NaOH आएगा ऊपर, क्योंकि मास परसेंट किसका पूछा है, NaOH का पूछा है। तो मास परसेंट कितना, मास ऑफ NaOH कितना आ गया 4 ग्राम, अपॉन में टोटल मास, यानी कि 6 + 4 10 ग्राम हो जाएगा। परसेंट कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया की जगह अगर मान लो हमसे पूछता मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH तो भी 0.5 आ जाता, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1 होता है। और इससे अगर मास परसेंट हमसे पूछता है NaOH की जगह यूरिया का, तो कितना हो जाता है 60% हो जाता है, क्योंकि सम ऑफ ऑल परसेंट कितना होता है 100 होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा। सिंपल, गोला बनाओ, अमाउंट जो है दिया लिखो, फिर आप उसको कन्वर्ट कर लो जिस टर्म में कर सकते हो, और फिर आप उसको पुट करो फॉर्मूले में और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात मैं आपको बोलूँगा। ठीक है, अगर कभी भी परसेंट पूछा हो, ये बहुत ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, एकदम फुल अटेंशन के साथ। कभी भी परसेंटेज में आंसर आपको दिया हो, मतलब आंसर आपका परसेंटेज में पूछा हो, या फिर आपको क्वेश्चन कुछ भी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी परसेंटेज में दी हो, कोई भी प्रॉपर्टी क्वेश्चन में या तो परसेंटेज में दी है या आंसर आपका परसेंटेजेस में है, तो आप क्या कर लोगे, उस प्रॉपर्टी को 100 मान लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका परसेंट बाय नंबर दिया है, एग्जाम्पल लेते हैं, परसेंट बाय नंबर दिया है, तो आप टोटल नंबर को कितना मान लोगे, 100 मान लोगे। ठीक है, क्वेश्चन में सपोज परसेंट बाय नंबर दिया है। अगर परसेंट बाय मास दिया है, कोई कुछ भी चीज़ परसेंट बाय मास दी है, तो आप टोटल मास को कितना मान लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात, 100 ग्राम। और अगर परसेंट बाय मोल दिया है, सपोज परसेंट बाय मोल दिया है, तो टोटल मोल्स को कितना मान लोगे 100। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी परसेंटेज में दी हो, तो उस प्रॉपर्टी को कितना मान लो, 100 मान लो। ठीक है, अगर मास है तो 100 ग्राम मान लो, नंबर है तो 100 पार्टिकल मान लो, और मोल है तो 100 मोल मान लो, और फिर उसको सॉल्व करो, या फिर परसेंटेज में पूछा हो तब भी सेम चीज़ करनी है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें अभी आ जाएगा। तो परसेंटेज में पूछा हो या दिया हो तो टोटल प्रॉपर्टी को 100 मान लो एंड देन सॉल्व इट। ठीक है, ऐसे आप करोगे तो आपका आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। ये बात आप चाहो तो नोट कर लेना, कोई भी प्रॉपर्टी परसेंटेज में दी हो या पूछा हो किसी प्रॉपर्टी का परसेंटेज, तो उस प्रॉपर्टी को 100 मान लो, परसेंटेज बाय नंबर में दिया है तो टोटल नंबर को 100 मान लो, परसेंटेज बाय मास दिया है तो टोटल मास को 100 ग्राम, परसेंटेज बाय मोल दिया है तो टोटल मोल को 100। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, a mixture of helium and methane CH4 contain 20% helium by mass, mole fraction of methane in the mixture। ठीक है, करते हैं इसे, करो जरा। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, करो 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 करो। ठीक है, चलो
क्या दिया 20% हीलियम दिया है बाय मास। मैंने क्या कोई भी प्रॉपर्टी परसेंटेज में दी हो तो टोटल उस प्रॉपर्टी को कितना मान लो 100 मान लो। तो मास दिया है परसेंटेज बाय मास दिया है तो टोटल मास को मैं कितना मान लूँ, ठीक है 100 मान लूँ, 100 ग्राम मान लूँ, ठीक है। और क्या है मिक्सचर है, मिक्सचर है तो सबसे पहले क्या गोला बना लूँ, गोला बना लिया, ठीक है गोला बना लिया, हीलियम और मीथेन डाल दी यहाँ पे, ठीक है। अब हीलियम अगर टोटल मास 100 ग्राम है तो हीलियम का कितना है 20 ग्राम होगा क्योंकि 20% है ना, ये फायदा होता है। तो मीथेन कितनी हो गई 80 ग्राम हो गई। अच्छा तो हमें क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका मीथेन का निकालना है। तो हीलियम के मोल कितने हो गए, हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम पर मोल, तो हीलियम के मोल हो गए 5 मोल, ठीक है। ऐसे ही मीथेन के मोल कितने हो गए, मीथेन का मोलर मास हो गया 16 ग्राम पर मोल, तो मीथेन के मोल हो गए 5 मोल, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन हमें निकालना है, निकाल लो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। तो मोल फ्रैक्शन मीथेन का कितना हो गया, मोल्स ऑफ मीथेन कितने हैं 5 अपॉन टोटल मोल यानी कि मोल्स ऑफ मीथेन प्लस मोल्स ऑफ हीलियम 5 + 5 यानी कि 5/10 हो गया यानी कि 0.5 हो गया, ऑप्शन आपका बी आ गया, ठीक है। तो वही कोई भी प्रॉपर्टी परसेंटेज में दियो तो उस टोटल प्रॉपर्टी को 100 मान लो, फिर आपके एक तो गोला तो बनाते ही हो मिक्सचर में और फिर आप उसको निकाल लो। ऐसे आपके क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऑलमोस्ट ऐसा ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन करो करो फटाफट। ठीक है तो क्या दिया है 4 ग्राम मिक्सचर दिया है NaOH और Na2CO3 का। मिक्सचर देखते ही खोला, ठीक है क्या क्या है NaOH है Na2CO3 है, ठीक है। इसका मिक्सचर का मास दिया हमें 4 ग्राम, तो नीचे लिख लो टोटल कितना है 4 ग्राम, ठीक है। अब क्या कह रहा है दोनों क्या 4 ग्राम मिक्सचर है इसका और वो क्या है इक्वी मोलर है, इक्वी मोलर मतलब इक्वल मोल्स है दोनों के, ठीक है। अगर नहीं पता तो ये बात लिख लो ऊपर कहीं अपने कॉपी में कि इक्वी मोलार मतलब इक्वल मोल्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया इक्वल मोल्स, ठीक है इक्वल मोल्स हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो दो यानी कि दोनों के मोल्स बराबर हैं, ठीक है। और कह रहा है इफ इट कंटेन्स x ग्राम ऑफ NaOH एंड y ग्राम ऑफ Na2CO3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि कह रहा है कि आपसे इसमें क्या है x ग्राम है NaOH और y ग्राम है Na2CO3 और टोटल कितना है 4 ग्राम और हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ x। तो क्या y हो गया 4 - x, टोटल में से माइनस कर दो NaOH का मास यानी कि 4 - x, क्योंकि हमें निकालना तो x ही है ना, तो x ग्राम हो गया, ये 4 - x ग्राम हो गया, ठीक है। और दोनों के मोल्स कह रहा है बराबर हैं, तो अब दोनों के मोल्स क्या इक्वेट कर दें, सिंपल, ठीक है। तो क्या दोनों के मोल्स इक्वेट कर दें, तो क्या हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू मोल्स ऑफ Na2CO3। NaOH के मोल्स कितने हो गए, मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH जो कि कितना है 40 है, ठीक है। ऐसे ही मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने हो गए 4 - x, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ Na2CO3 ये क्या है Na2CO3 है, ठीक है। सोडियम का होता है 23, दो सोडियम का हो गया सॉरी 46, दो दो सोडियम का हो गया 46 और ईच कार्बन का हो गया 12 और 3 ऑक्सीजन का हो गया कितना ईच ऑक्सीजन का 16, तो 16 3 ज़ा 48, यही हो गया। तो कितना हो गया अल्टीमेटली 106 हो गया, ठीक है। ये हो गया 106 हो गया। तो अब यहाँ से इसे आप सॉल्व करोगे तो 106x आ जाएगा, 4 कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा माइनस का 40x आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो x कितना आ जाएगा 160/146 आ जाएगा, यही आएगा। और ये इतने ग्राम आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.09 ग्राम आएगा। अच्छा 1.09 ग्राम आएगा, बिल्कुल ठीक,
ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जाए नियरेस्ट इंटीजर में सॉल्व करो तब, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इसका नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1, आंसर क्या हो जाएगा 1 ग्राम हो जाएगा। और ये नियरेस्ट इंटीजर वाला ही क्वेश्चन था जो कि जेई मेन में आया था। ऐसे नियरेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन कहाँ आते हैं, जेई मेन में ही आते हैं। और ये एकदम अच्छा खासा ताज़ा सवाल है, मतलब एक आध साल पुराना ही है। कब आया हुआ है, जेई मेन में 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करा, NaOH था, Na2CO3 था, दोनों का हमें इसका मास पूछा था, टोटल मास 4 था, तो इसका मास हो गया Na2CO3 का मास हो गया 4 माइनस x ग्राम, दोनों के मोल्स बराबर दिए थे, इक्विमोलर दिया था, इक्वेट कर दिया, x आ गया। ठीक है, x। अच्छा, जब भी नियरेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन हो तो आप पूरा सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, अप्रोक्सीमेशन ले लोगे तो नियरेस्ट इंटीजर कई बार गलत हो जाएगा, तो पूरी पहले वैल्यू निकालो देन नियरेस्ट इंटीजर देखो। इज इट क्लियर? तो जेई मेंस वाले ये बात ध्यान रखें, नीट में से क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, आए अगर कभी आ गया तो आपसे हो गया, सिंपल। अब देखो होमवर्क कर लेना, होमवर्क कौन सा, ठीक है, तो होमवर्क में एक्सरसाइज 1 के कौन कौन से कर सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 पहले ही हो गया था, 9 से लेके 13 तक आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ मिक्सचर, वहाँ से डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।